वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 5 लेक्चर नंबर 1। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम ऑप्टिक्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम आज जो है वो रिवाइज करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और इसी तरह से स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये 5 टॉपिक्स जो हैं उनको हम आज रिवाइज करेंगे और उससे रेलिवेंट जो है वर्कशीट उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमने पिछले चैप्टर में जो है वो पढ़ लिया है कि जब भी हमारी कोई लाइट रे या वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ जाके टकराती है तो टकरा के वहाँ से जो वापस आती है तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ओके, इसके कुछ लॉज होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे, वो मैं लिख रहा हूँ, इंसिडेंट रे, इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम सेम प्लेन। मतलब कि अगर मैं आपको बता सकूं कि जैसे इस तरह से कि ये जो है वो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है एंड दिस वन इज़ रिफ्लेक्टेड रे है। तो आप देखें कि इसका एक लाइन में होना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो मैंने कोशिश किया कि तीनों एक प्लेन में यानी एक लाइन में होंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, ओके ओके। नंबर टू जो बड़ी फेमस इसकी कंडीशन है, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी। ओके, रिफ्लेक्शन जो है वो उसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो रिफ्लेक्शन जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। ओके, नंबर 1, जस्ट अ मिनट। ओके, दो टाइप्स हमारे पास होती हैं। यस, नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरह से हमारे पास डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है कि लेट्स से कि ये हमारे पास सरफेस है। ओके, रे ऑफ लाइट जो है वो इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर मैं वो ड्रॉ कर लूँ पहले, नॉर्मल एंगल, सॉरी, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। तो जब हमारे पास लाइट आई, टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या है, बराबर हैं। लेकिन इर्रेगुलर में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट आई, यस, रे ऑफ लाइट जो है वो आई और क्या हुआ कि मल्टीपल डायरेक्शंस में जो है वो क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो बेसिकली होती है रफ सरफेसेस से, रफ सरफेसेस से। और जो हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो होती है स्मूथ सरफेसेस से, स्मूथ सरफेसेस। अक्सर यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल है तो यहाँ पे किस तरह से इक्वल हो सकते हैं। तो हर इंडिविजुअल जो हमारे पास वेव है, जैसे नंबर 1, जस्ट अ मिनट, नंबर 1, नंबर 3, तो इन तीनों रिफ्लेक्टेड रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंडिविजुअली जो है वो बराबर होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि सबके लिए तो एक जैसा नहीं होगा, लेकिन हर वेव का नॉर्मल डिफरेंट होगा, हर वेव का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अलहदा से इक्वल होगा,
तो इस वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो लाजमी होगी और वो इन दोनों लॉज को क्या करती है, ऑबे करती है। तो ये हमने रिफ्लेक्शन जो है उसको हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन में रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है। तो जब इंटर होती है तो वो क्या करती है, अपना चेंज इन पाथ, तो वो अपना पाथ जो है वो क्या करती है, चेंज करती है। और इसी रिफ्लेक्शन के लिए हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन की जो रीज़न है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मटेरियल का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो ये बताता है हाउ मच, जो आपको ये बताता है हाउ मच लाइट रे इज बेंट। ठीक है, तो ये आपको ये बताता है कि लाइट रे जो है उसमें या बेंडिंग लिख लें, बेंडिंग फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हुई है तो उसमें कितनी बेंडिंग हुई है, वो हमें कौन सा पैरामीटर बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नाउ वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं एंड दैट इज एक्चुअली अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस क्वांटिटी का जो है वो हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, ये एक सिंपल नंबर है। और ये नंबर आपको ये बताता है कि जो लाइट है वो किस हद तक जो है वो बेंड हुई है। फाइन, तो ये हमारा थोड़ा टॉपिक था रिफ्लेक्शन का। आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये सारी बातें जो है वो साउंड वेव से आपने सीखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये एक नई टर्म है। तो आपने याद रखना है कि यूनिटलेस एक पैरामीटर है जो कि आपको सिर्फ ये बताता है कि कितने टाइम जो है वो हमारी लाइट जो है वो बेंड हुई है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसने इंटर किया। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यस, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्नेल्स लॉ की तरफ। स्नेल्स लॉ जो है ये दो काम करता है। नंबर वन कि ये दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करता है, रिलेट करता है, रिलेट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया। ठीक है, ये क्या करता है, दो मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करता है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है n1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स n2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। नाउ ये जो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन है ये देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम, ये इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडिया को रिलेट करता है। और दूसरा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिलेट करता है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ जो है वो मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि दोनों मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं उनको रिलेट करता है, और इसके साथ ये दोनों के साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, रिलेट करता है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये स्नेल्स लॉ कहलाती है। ओके, नाउ अब स्नेल्स लॉ के दो केसेस हैं कि अब अगर तो रे ऑफ लाइट जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर रे ऑफ लाइट जो है फ्रॉम, या इसको मैं रेस करता हूँ ताकि हम इसे ज़रा थोड़ा तफसील से समझ सकें। जस्ट अ मिनट, ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इसी इक्वेशन को, क्योंकि मैं बुक को भी फॉलो करना चाह रहा हूँ साथ। n1 n2 आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा
और वहाँ क्या था, साइन थीटा आर ओवर साइन थीटा आई। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। मैंने सिंपल क्या किया है, n2 को मैं इसके नीचे ले आया हूँ और इसको मैं इसके नीचे ले आया हूँ, बीच में इक्वालिटी थी उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ओके ओके, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब दो इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं कि अगर तो जो रे ऑफ लाइट है अगर तो वो मूव कर रही है, नंबर वन, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर तो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो उसके लिए हमने इस इक्वेशन में n1 को हमने क्या पुट करना है, 1। अगर आप इसमें पुट करें तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर n2 इक्वल्स साइन थीटा आर ओवर साइन थीटा आई। तो n2 जो है उसको मैं सबस्क्रिप्ट खत्म करें, क्योंकि अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक मीडियम का है, तो मैं इसको सिंपली 1 ओवर n भी लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा साइन थीटा आर ओवर साइन थीटा आई। ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर नीचे आ जाएगा, ये किसके बराबर आ रहा है, n। तो स्नेल्स लॉ की ये इक्वेशन अब तब यूज करेंगे जब रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी। फाइन, इसी तरह से अगर रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर जाएगी तो फिर आप स्नेल्स लॉ की ये इक्वेशन जो है वो यूज करेंगे। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। स्नेल्स लॉ तो आपने देख लिया कि स्नेल्स लॉ की इक्वेशन तो आपने देख लिया, n1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू n2 साइन थीटा आर। लेकिन अब हमारे पास दो मीडियम है, एक रेयर है और एक डेंसर है। अब अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो फिर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, यानी कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो फिर आप साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फॉर्म यूज करेंगे। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर ये, और फ्रॉम डेंसर टू रेयर दिस इक्वेशन। तो ये बात आपने याद रखनी है। अक्सर न्यूमेरिकल्स में ये बताया जाता है कि रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, तो बच्चे गलती कर जाते हैं। तो आपने याद रखना है, स्टेटमेंट को बहुत एहतियात के साथ आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने देखना है कि कौन सी स्नेल्स लॉ की फॉर्म जो है वो आपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी है। फाइन, ओके, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है हम उसको समझ लेते हैं अभी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता है। तो फर्स्ट करें कि हमारे पास डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम आपके पास, और ये जो है ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, ओके। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है, और जो बाहर हमारे पास है एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो रे ऑफ लाइट हमारे पास, अगर फर्स्ट करें कि जैसे ही हम डेंसर से रेयर की तरफ भेजेंगे रे ऑफ लाइट ऐसे, तो ये डेफिनेटली रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे। अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपने ना पढ़ी हो, कि ये हमारे पास अगर एक डेंसर मीडियम है, जस्ट अ मिनट, ये अगर हमारे पास डेंसर मीडियम है और ये इसका जो है वो नॉर्मल है, तो अगर रेयर से डेंसर में लाइट इंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। देखिए इसको यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी इस तरफ को बैंड होती है नॉर्मल की तरफ, और जब डेंसर से रेयर में निकलती है तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी अवे बैंड होती है। तो आपने याद रखना है कि जब रेयर से डेंसर में आएगी तो ये बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल,
और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो देखें डेंसर से रेयर में हमारी रे ऑफ लाइट जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो क्या होगी, बेंड होगी। इसी तरह से अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो एक ख़ास एंगल पे जाके ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड इमर्जेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ यानी इस नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाएगी। और फिर जिस पे ये 90 का एंगल बनाएगी तो उस रे के जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। यानी वो इंसिडेंट रे का एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ 90 बना रही है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अगर आप इससे एंगल को बढ़ाएंगे क्रिटिकल एंगल से तो जो हमारी रे है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपने यहाँ पे कंडीशन देखी कि थीटा सी मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉरी इसको लिखें थीटा आई मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। मतलब जब हमारा इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर ये इससे कम होगा तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इवन कि ये इसके बराबर भी हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और 3 इक्वेशन लिख लेता हूँ, थीटा आई इक्वल्स टू थीटा सी, थीटा आई लेस देन थीटा सी। इन दोनों केसेस के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के लिए हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ओके, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो अब देखें कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, साइन। अब क्रिटिकल एंगल हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा आई इक्वल्स एन टू साइन थीटा आर। ओके, तो जब थीटा आई हमारे पास क्रिटिकल एंगल था, आई रिपीट, जब थीटा आई मतलब इंसिडेंट एंगल किसके बराबर था, क्रिटिकल एंगल के बराबर था, तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वो कितना था, 90। तो यहाँ पे मैं 90 पुट करूँगा तो साइन 90 जो है वो 1 होता है और ये एज इट इज़ आ जाएगा साइन थीटा सी। सो साइन क्रिटिकल एंगल जो है दैट इज़ n2/n1। ठीक है, तो ये हमारे पास है। यहाँ जाके साइन जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। सो दिस विल बिकम साइन इन्वर्स n2/n1। अब चूंकि हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर की तरफ मूव कर रही है तो उसमें क्या होता है कि जो n2 है, जब आप डेंसर से रेयर में जाते हैं तो n2 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो थीटा सी जो है साइन इन्वर्स ये हो जाएगा 1/n1। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आ गया है फार्मूला किसका, क्रिटिकल एंगल का, कि आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे उस जो हमारे पास डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे पुट करना है तो आपके पास क्रिटिकल एंगल जो है वो आ जाएगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और साथ हमने कंडीशन भी देखी है उसकी और ये भी देखा है कि किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ तक तो हमने रिवीजन कर ली है और रिवीजन थोड़ी सी क्विक ही होती है, मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल से ज़्यादा लिखा नहीं है। उसके रीज़न ये है कि ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में हम जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं, उसको एज इट इज़ डिटेल के साथ जो है वो हम नहीं करते। यही वजह है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ लिखी हुई है। ओके, नंबर वन है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किस तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो, ये तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, यस, ये वाला जो है ना बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम सरफेस, इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वो फिजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था कंडीशन क्या है कि इंसिडेंस जो एंगल है इट हैज़ टू बी इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज़ टू बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है यस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ मिरर इज कॉल्ड, जी मैंने रिफ्लेक्शन की 2 टाइप्स बताई थी आपको, रेगुलर, इर्रेगुलर। रेगुलर डिफ्यूज, इर्रेगुलर को डिफ्यूज भी कहते हैं।
तो दोनों ही केसेस में जो है वो रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन रेगुलर जो है वो स्मूथ सरफेसेस की वजह से और डिफ्यूज जो है वो रफ सरफेसेस की वजह से। तो स्मूथ मिरर से जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी वो कौन सी होगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। ओके, आगे चलते हैं। यस, रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ चेंज इन, जी वैसे तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा रिफ्रैक्शन में स्पीड और वेवलेंथ जो है इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन प्राइमरली रीजन जो है रिफ्रैक्शन की दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है तो वेवलेंथ चेंज होती है, रिफ्रैक्शन होती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी तो वेवलेंथ और रिफ्रैक्शन नहीं होगी या वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो प्राइमरली हम ये कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उसके ऊपर ये क्या करती है? डिपेंड करती है। यस, 5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज, ये हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका सही ऑप्शन जो है दैट विल बी n इज इक्वल टू c ओवर v। आगे मूव करते हैं। 6 है, विच मीडियम हैज़ द हाइएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, ये आपके पास टेबल बना होगा बुक के अंदर, आपने वहाँ पे देख लेना कि किस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाईएस्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज डायमंड। डायमंड हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, 6 के बाद है 7। यस, स्नेल्स लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज। तो एक तो बात आपने देख ली, ये मैंने आपको बताया था कि ये इसकी फॉर्म हो सकती है, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि ये भी इसकी फॉर्म हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड सी। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। अगर आप जो है वो रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो साइन थीटा आई ओवर साइन थीटा आर। अगर आप डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो साइन थीटा आर ओवर साइन थीटा आई। तो ये एक फॉर्म ये है, एक ये है, और एक आपने ये पढ़ रखी है। 3 फॉर्म्स है, वो जनरल फॉर्म है शुरू वाली। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड सी। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब डेंसर से लाइट जो है वो रेयर में जाती है, तब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 9th है, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जी क्रिटिकल, अगर आपके पास इंसिडेंट एंगल जो है वो थीटा सी के इक्वल हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दैट विल बी 90 डिग्री। इसका सही ऑप्शन जो है वो 90 डिग्री, जैसे जब हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया था। ओके, 10th है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जी हमारे पास जो है वो एक प्लेन मिरर है जिसको हम रोज़ाना देखते हैं, तो उसमें जो हमारा इमेज होता है वो वर्चुअल भी होता है और इरेक्ट भी होता है। वर्चुअल से मुराद है कि ऐसा इमेज जो हमें नज़र तो आ रहा है लेकिन रियलिटी में वो ऑब्जेक्ट जैसा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं कि आपने 2 लॉज बताने हैं रिफ्लेक्शन के, तो मैंने दोनों लिखे हुए हैं। शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि जब मैंने रिवीजन करवाई है आपको, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। तीनों का सेम प्लेन में होना लाजमी है, और थीटा आई जो है उसको थीटा आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जी आपने ये भी पढ़ रखा है कि स्मूथ सर्फेसिस से रेगुलर होता है और रफ सर्फेसिस से डिफ्यूज होता है। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल होती है, क्लियर इमेज बनता है, जबकि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं। स्मूथ रिफ्लेक्शन में इमेज जो है वो शार्प बनता है, डिस्टिंक्ट, मतलब कि उसमें आप फ़र्क कर सकते हैं, उसके फाइनल डिटेल्स को देख सकते हैं। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कोई इमेज नहीं बनता, बल्कि इमेज जो है वो एक अजीब सा जो है वो हर डायरेक्शन से नज़र आ रहा होता है। ओके, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इस फार्मूला। तो मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा नंबर है जिसका कोई यूनिट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है जो कि हमें ये बताता है कि लाइट किसी मीडियम में इंटर होते वक्त कितनी बेंड हो रही है। तो सिर्फ बेंडिंग के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है।
ओके, इसका फार्मूला जो है n इक्वल्स टू सी ओवर वी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है. सो व्हाट इज मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब लाइट रे जो है वो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसके लिए कंडीशन ये थी कि थीटा जो इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल ग्रेटर देन मस्ट बी क्रिटिकल एंगल. ओके, लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. ठीक है, ये कंडीशन है इसकी. आगे चलते हैं. लाइट रे स्ट्राइक्स, यस ये थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन ये है कि लाइट रे जो है किसी प्लेन मिरर पे, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और ये जो है ये इस प्लेन मिरर का एंगल है. तो इस सरफेस के साथ जो लाइट जब गिरी इस पे इंसिडेंट हुई है तो इसने एंगल बनाया 30. तो उसने आपसे पूछा है कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो नॉर्मल के साथ होता है, थीटा आई. तो थीटा आई हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल एंगल जो है वो 90 है. टोटल एंगल कितना है? 90. तो 90 में से अगर आप 30 डिग्री निकाल दें तो पीछे कितना बच गया? 60 डिग्री. तो ये जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 60 डिग्री है. आपने याद रखना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल के लिहाज से कैलकुलेट किए जाते हैं. तो देखें कि एंगल विद द सरफेस जो है वो 30 डिग्री है, एंगल विद द नॉर्मल जो है वो 90 में 30 माइनस करेंगे 60 आ जाएगा. तो इसलिए जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है? 60 डिग्री है. ओके फाइन. यस यस, नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ. एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से मुराद यही होता है कि आपने स्नेल्स लॉ के बारे में बताना है, क्योंकि स्नेल्स लॉ ही वो लॉ है जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है. विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, आपने डायग्राम जो है वो लाजमी बनानी है. ऑल्सो डराइव द फार्मूला, जो मैंने आपको शुरू में फार्मूला जो है वो दिखाया है, बना के बताया है, जिसमें हमने 2 डिफरेंट फॉर्म्स भी पढ़ी हैं स्नेल्स लॉ की, उसको डिस्कस किया है. तो वो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है. ठीक है, आगे चलते हैं. दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये मैंने बड़ी डिटेल से बताया आपको, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना तो आपकी बुक में 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं. सबसे पहले थीटा आई लेस देन थीटा सी, थीटा आई इक्वल्स टू थीटा सी, और थीटा आई इज़ ग्रेटर देन थीटा सी. तो ये आपके पास 3 डायग्राम्स हैं. तो जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो वहाँ पे ये तीनों डायग्राम्स जो हैं वो आपने बना के दिखानी है, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें. ओके, और इसके साथ आपने इसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है कि एप्लीकेशंस बतानी है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये बताना है. एप्लीकेशंस में क्या है इसका? सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, जो आप फास्ट इंटरनेट के लिए आप यूज़ करते हैं. उसमें भी जो फिनोमेना होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. बहरहाल ये बुक पे लिखा हुआ है और उसके क्या क्या यूजेस हैं. हायर बैंडविड्थ है, फास्टर कम्युनिकेशन है, लेस इन्फ्लुएंस बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं. तो ये सारी बात फाइबर ऑप्टिक की वहाँ पे लिखी हुई है. बहरहाल ये हमारा अगला टॉपिक भी होगा, हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन आप इसकी एप्लीकेशंस में फाइबर ऑप्टिक जो है वो लिख सकते हैं. तो ये था आज का हमारा लेक्चर. आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, जिसको हम वेरी नेक्स्ट डे जो है उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड विद अस. दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ.